Hello students, myself Dr. A.J. Singh from G&R Institute of Management and Technology बुलंदशहर। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन कैरियोटाइप। ह्यूमन कैरियोटाइप जो आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिफ्थ यूनिवर्सिटी जो उसकी यूनिट है उससे रिलेटेड है। साइटोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ह्यूमन कैरियोटाइप। इसमें हम न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की सिचुएशन के बारे में, उसकी लोकेशन, फंक्शन और रोल्स के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो जो कैरियोन है, यहाँ पे कैरियोटाइप से मतलब है जो कैरियो है। कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमेटिन फाइबर्स के स्ट्रक्चर के रूप में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर को ही थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी लोकेशन पे बना रहता है, लोकाई पे बना रहता है, उसका रोल क्या है और किस तरीके से फिजिकल मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैरियोटाइप इज एन इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। कैरियोटाइप जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें सेल, पर्टिकुलर सेल्स के बारे में, तो सेल के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जो कि उसका कंट्रोलर पार्ट है। किसी भी सेल को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियस का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, वही सारी एक्टिविटीज़ और हार्मोनल प्रोसेस को कंट्रोल करता है। अब जहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में, उन्हीं सभी क्रोमोसोम्स का आपस में जो कॉम्बिनेशन है, उनकी एक्टिविटीज़ है, केमिकल और बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, उसको स्टडी करने के लिए सारे क्रोमोसोम्स को एक साथ जो पढ़ने का मॉडल तैयार किया जाता है उसे हम कहते हैं कैरियोटाइप। यानी क्रोमोसोम्स के पूरे सेट को, जिसमें एक से लेकर लास्ट तक, वो डिपेंड करता है कि किसी भी स्पेसिफिक स्पीसीज में कितने टाइप्स के क्रोमोसोम्स हैं या उनके नंबर्स कितने हैं, उन सभी नंबर्स को एक साथ स्टडी करने का जो मॉडल है उसे बोलते हैं कैरियोटाइप। तो इंडिविजुअल कोई भी कंप्लीट सेट हो सकता है किसी भी स्पीसीज का, जिसमें सभी क्रोमोसोम्स शामिल होते हैं। उन सभी क्रोमोसोम्स को एक साथ स्टडी करने को बोलते हैं कैरियोटाइप। कैरियो मतलब यहाँ पे कैरियोन वर्ड से मतलब होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्रोमोसोम्स है, तो उसी के प्रकार और उसी के जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, और बाद में जितने भी उसकी कीमोसिंथेटिक या बायोसिंथेटिक प्रोसेस हैं, उसके अध्ययन को ही कैरियोटाइप के अंदर पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे जैसे अगर टर्म्स की बात करें, द टर्म आल्सो रेफर्स टू ए लेबोरेटरी प्रोड्यूस्ड इमेज ऑफ ए पर्सन्स क्रोमोसोम्स आइसोलेटेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेल एंड अरेंज्ड इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं, वो किसी भी इंडिविजुअल सेल से आप सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने के बाद में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का एक सेट बन के आएगा, क्योंकि हर एक स्पीसीज में क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं जिसको न्यूमेरिकल वैल्यूज से डिनोट करने का हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमंस की बात करें तो 23rd पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिसमें से एक पेयर जो है लास्ट का 23rd पेयर है, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम या हेट्रोक्रोमोसोम भी बोलते हैं। और जो बाकी के बचे हुए रिमेनिंग 22 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम से मतलब है कि सोमाइट्स बॉडी के लिए काम करेंगे, जो बॉडी की अदर फंक्शनल पार्ट्स हैं, जिसमें सोमाइट्स सेल्स हैं, जेनेरिक सेल्स को छोड़ करके, वो सारी की सारी सेल्स वहाँ पे काम करती हैं। तो इसलिए 22 पेयर्स को तो हम काउंट करेंगे सोमाइट सेल्स के लिए, सोमेटिक बॉडी के लिए, और जो लास्ट का एक पेयर है, जो 23rd पेयर्स हमारा बचता है, उसको हम स्टडी करते हैं जेनेरिक सेल्स में, सेल डिवीजन के दौरान, क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच में ले जाने का काम करता है। तो इसलिए इस पेयर्स को हम जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसफ्यूजन के रूप में पढ़ते हैं। अब जो कैरियोटाइप है वो किसी भी एबनॉर्मेलिटीज़ को या किसी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो इसकी क्रोमोसोम की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जिसको चेक करने के लिए कि भाई हमारा जो जेनेटिक सीक्वेंसेस है वो फर्दर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कंप्लीट फॉर्म में पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि नॉर्मेलिटीज़ है या एबनॉर्मेलिटीज़ है। अगर बिल्कुल जेनाइटल कंडीशन में है, यानी कि अगर बिल्कुल आइडियल कंडीशन है, तो उसमें जेनेटिक साइज जो होगा वो जीनोमिक लेवल पे बिल्कुल एक जैसा देखने को मिलेगा। अगर उसके शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर या उसके कंपोजिशन में अगर हमें कुछ भी चेंज मिलता है, फर्दर अगर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान अगर हमें कुछ भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस कोड अगर चेंज हो जाते हैं,
तो ये इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और साथ के साथ वो फर्दर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक कैरी भी हो रही है। तो यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज़ को भी इंडिकेट करने के लिए हम कैरियोटाइप की मदद से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक डायग्राम है जिसकी मदद से आप ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ह्यूमन क्रोमोसोम्स को एज ए होस्ट एक डायग्राम यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैरियोटाइप्स दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट पे आप देखिए जो बड़ा क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहा है, इसके पैटर्न्स हैं, बैंड्स नंबर में आप देख सकते हो, कलरफुल बॉडी है। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करते हुए लास्ट तक आपको 22 तक दिखाई देंगे। अब यहाँ पे जो 22 है, 22 पेयर्स को आप फर्स्ट पेयर से मतलब कंपेयर करके देखिए। जो पहला पेयर है वो बड़ा है साइज में, और उसके बाद देखिए कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो 22 पेयर्स तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो कैरियोटाइप है उसमें क्रोमोसोम्स का शेप और साइज चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोम का साइज कैसा है और लास्ट 22 पेयर्स वाला है उसका साइज कैसा है। इसको आप कंपेयर कराइए 22 पेयर्स वाले के साथ। अब यहाँ पे आप देखने को मिलेगा कि इस तरीके से इसमें सेंट्रोमियर भी अवेलेबल है, शॉर्ट आर्म्स भी अवेलेबल हैं, लॉन्ग आर्म्स भी अवेलेबल है। जबकि 22 पेयर्स में आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेपरेटेड हैं। इसमें सेंट्रोमियर की जो पोजीशन है वो भी लगभग नलिफाइड है, और जो शॉर्ट आर्म्स हैं वो तो लगभग नेग्लिजिबल है। इसमें एक ही तरीके की आर्म्स देखने को मिल रही है, बीच में कोई पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, यानी हमारे क्रोमोसोम्स नंबर आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो शेप एंड साइज तो घटता ही घटता है, साथ के साथ उसका जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। तो 22 पेयर्स तक का तो जो क्रोमोसोम काउंट करते हैं वो होता है सोमाइट सेल्स के लिए, जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। जो बाकी का 23rd पेयर बचता है, यानी कि जो लास्ट वाला हमारा क्रोमोसोम बचा हुआ है, इस लास्ट क्रोमोसोम में हमारी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन रहती है। जेनेरिक इन्फॉर्मेशन से मतलब है जेनेटिकल पोर्शन, यानी कि इससे पता पड़ेगा कि जेंडर क्या बनेगा। जेंडर बनने के बाद में जो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाएंगे तो उसके अंदर मदर से कितने % जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होगी और फादर से कितने % जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होगी। तो हर बार का रेशो जो होता है 50-50% रहता है। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखना होता है कि एक्स क्रोमोसोम पे कितने डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है और वाई क्रोमोसोम पे कितने डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आप देखिए जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी लेंथ बड़ी दिखाई दे रही है, जो वाई क्रोमोसोम है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा है। दोनों एक्स क्रोमोसोम्स की लगभग लेंथ पेड जो है वो बराबर है। तो जो वाई क्रोमोसोम है वो थोड़ा सा छोटा है, यानी कि केवल वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन लेने का ही काम कर रहा है। तो इसके ऊपर जो डीएनए कंपोजिशन की स्ट्रक्चर है वो लगभग छोटी होगी। और जो एक्स क्रोमोसोम है वो पहले की तरह ही रिमेनिंग पार्ट में है, तो इसकी लेंथ और साइज दोनों के दोनों पहले की तरह ही बने हुए हैं। तो इस तरीके से जो लास्ट 23rd पेयर है वो जेनेरिक इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो शुरू के 22 पेयर्स हैं वो सोमाइट सेल्स की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन द केस ऑफ ह्यूमन कैरियोटाइप आप इस जो स्ट्रक्चर है इसको लर्न कर सकते हैं और किसी भी पर्सपेक्टिव में यूज़ कर सकते हैं। तो कैरियोटाइप जो है वो प्रत्येक स्पीसीज के लिए अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कैरियोटाइप्स बना करके स्टडी करनी है तो फर्दर कौन कौन से उसकी प्रोसेस होंगे, स्टेप्स होंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ पे क्या काम करते हैं कि वो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर ले लेते हैं किसी सेल से। जैसे एक पिक्चर ले ली, पिक्चर का मतलब है कि हर बार जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स लेंगे, फिर उसको कट करेंगे, बाहर निकालेंगे, उसको अरेंज करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि साइज़ क्या है, बेंडिंग पैटर्न क्या है, यानी कि किस बेंड में कितने एंगल्स के साथ वो टर्न करते हुए, कॉइल्ड करते हुए सेंट्रोमियर्स के ऊपर या नीचे की तरफ पोजीशन में स्थित हैं, सिचुएटेड हैं। उसमें सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, किस तरीके से वो गाइड्स कर रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर कैरियोटाइप को तैयार किया जाता है। कैरियोटाइप describes the amount of chromosome count and morphology of an organism under the light microscope। तो अगर हम एक बार क्रोमोसोम्स को काउंट कर लें, उसकी शेप, साइज, पोजीशन, सेंट्रोमियर आदि की इंफॉर्मेशन पता कर लें, तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है और या किस स्पेसिफिक जीनस को बिलोंग करता है। ये सारा डाटा हमारे पास NCBI के डाटा पे या DDBJ या इस तरीके की कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपलोडेड होती है। तो उसमें रन करा के हम चेक कर सकते हैं कि इसकी जो बिलोंगिंग स्पीसीज है वो कौन सी हैं, कोरिलेटेड। और अगर आपके पास कुछ ऐसा कैरियोटाइप्स है जो बिल्कुल डिसिमिलर है तो हो सकता है कि वो किसी और अननोन स्पीसीज की ओर
इवोल्यूशनरी पैटर्न की तरफ इंडिकेशन करें। तो नॉर्मल डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स हैं और दोनों कॉपीज़ में ये पाए जाते हैं। तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो सीधी सी बात है 2n नंबर्स होंगे, n नंबर और n नंबर, यानी कि मेल और फीमेल के दोनों जेनेटिक कैरेक्टर्स को शो करेंगे। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जब n और n मिल करके 2n बन जाएंगे तो डिप्लॉयड हो जाएंगे। डिप्लॉयड का मतलब है अब उसमें पेरेंटल कोड्स आ चुके हैं, पहले वो डॉटर कॉपीज़ थी, अब वो पेरेंटल कॉपीज़ हैं। दोनों कॉपीज़ को मिला करके दोनों के 50-50% कैरेक्टर्स उसके आगे की तरफ मूव करेंगे, जिसे हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर में क्रोमोसोम्स के वेरिएशंस के रूप में देख सकते हैं। तो जो कैरियोटाइप्स हैं वो कई तरीके के पर्पसेस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपका प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स होता है, अगर किसी आदमी के अंदर कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स अवेलेबल हैं और वो ये टेस्ट कराए कि कहीं वो कैंसर की प्री स्टेज में तो नहीं है, तो इस तरीके की स्टेजेस को चेक करने के लिए हमें उसका कैरियोटाइप स्टडी करना होगा। अगर ट्यूमर पहली स्टेज में है, प्री नेटल कंडीशन में है, तो वहाँ पे कैरियोटाइप के सीक्वेंसेस में हो सकता है कुछ अल्टरनेशन देखने को मिले। ये अल्टरेशंस हो सकता है उसकी शेप, साइज या कंपोजिशंस को लेकर के एलिब्रेट करें या किसी तरीके के डिसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। अब जैसे सेलुलर फंक्शन है, टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप्स है और जो इन्फॉर्मेशंस है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते आ रहे हैं, जो उनका लोकाई है, जो लोकेशंस है, अगर वो स्पेसिफिक फॉर्म में ना रहते हुए डिस्टर्बेंस के साथ अपनी सिचुएशन या पोजीशन को चेंज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो पास्ट इवोल्यूशनरी इवेंट्स हैं उसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल था वो प्रूफ रूटिंग के दौरान सेपरेट नहीं हो पाया था और उसमें कुछ ना कुछ म्यूटाजेनेसिस के थ्रू कुछ ना कुछ या तो अल्ट्रेशंस हो सकते हैं या जेनेटिक सोर्स के रूप में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंसेस चेंज हो सकता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस और जीन एक्सप्रेशन में दोनों के अल्ट्रेशंस देखने को मिल सकते हैं। अब टिपिकल ह्यूमन कैरियोटाइप्स है तो जिसमें 22 पेयर्स हैं ऑटोसोमल कंडीशंस में हैं और लास्ट का एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में रिजर्व रहता है। अब इसी क्रोमोसोम्स के आधार पे हम किसी भी मेल और फीमेल के अंदर जेनेरिक इन्फॉर्मेशंस या फर्दर उसके प्रीवियस एंसेस्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जो एक्स क्रोमोसोम है वो अलग होता है, जो साइज में बड़ा है, और जो केवल एक वाई क्रोमोसोम है वो उसके साइज से लगभग हाफ है। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल को डिनोट करता है और अगर एक्स वाई क्रोमोसोम है तो मेल को डिनोट करता है। तो जो मेल्स होते हैं उसके अंदर दोनों इन्फॉर्मेशंस होती हैं, एक्स क्रोमोसोम की भी प्लस वाई क्रोमोसोम्स की भी। तो इसलिए जो मेल है वो डिनोट किया जाता है एक्स वाई से। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर उसमें कैरियोटाइप्स की कंडीशन है 46 क्रोमोसोम की। जो टोटल जीनोमिक साइज है वो 46 क्रोमोसोम्स की कंडीशंस पर है। तो 23rd पेयर जैसे पहले बता चुके हैं उसमें से 22 ऑटोसोमल और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम है। तो अब इसका एक फार्मूला होता है जिसे लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं, आगे देखते हैं वो फार्मूला क्या है। ये एक फार्मूला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टोटल नंबर्स के क्रोमोसोम्स हैं उसको लिखने का एक प्रोसेस होता है। अगर आप लिखते हो 46, XY तो इसका मतलब है कि आप एक ऐसी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हो जिसका जो जीनोमिक साइज है वो 46 क्रोमोसोम्स का है, यानी 23rd पेयर्स उसमें शामिल हैं। टोटल क्रोमोसोम 46 है और XY का मतलब है वो मेल को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखने पर हमें उसकी स्पीसीज, क्रोमोसोम्स नंबर, पेयर्स और जेंडर का पता पड़ जाता है। अब इसी तरीके से अगर फीमेल को डिनोट करना है तो लिखेंगे 46XX इन्वर्टेड कॉमा में, पहले 46 फिर कॉमा फिर XX इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज। इसका मतलब है कि जिस स्पीसीज को ये बिलोंग कर रही है तो उसमें 46 नंबर क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23rd पेयर के क्रोमोसोम्स हैं। XX फीमेल जेंडर को प्रेजेंट कर रहा है, तो इससे स्पीसीज पता पड़ गया, जेंडर पता पड़ गया और उसके नंबर्स पता पड़ गए। तो एक ये जनरल फॉर्मूला है क्रोमोसोम्स में कैरियोटाइप्स लिखने का। तो ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं जो सभी को आनी चाहिए और प्राइमरी लेवल पे, प्री स्केल्स पे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने के लिए। और कई बार यूनिवर्सिटी पैटर्न्स के एग्ज़ाम्स में भी एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आगे की कुछ स्लाइड्स में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू।